हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस क्रैश कोर्स में। और इस क्रैश कोर्स में वही क्वेश्चन को लिया गया है जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आने वाली है। जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो इसमें हम 2 चैप्टर को क्लियर करवा चुके हैं, ठीक है। 2 चैप्टर का कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुका है और आज हम सब पढ़ने वाले हैं 3rd चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। चैप्टर 3 वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज जानेंगे इसके बारे में। पहले जानेंगे कि वैद्युत रसायन क्या है, ठीक है। तो वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा एवं रासायनिक क्रियाओं के बारे में पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, उसी को वैद्युत रसायन कहते हैं। तो जान गए वैद्युत रसायन क्या है। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा की पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, उसी को वैद्युत रसायन कहा जाता है। तो चैप्टर 3 का ये सब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। देखिए ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए संचायक बैटरी के बारे में जानेंगे। ये आपका सब संचायक बैटरी का डिफिनेशन है। डिफिनेशन से चलेंगे तो संचायक बैटरी विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है। मूलतः यह एक गैल्वेनी, यहाँ देखिए गैल्वेनी हो जाएगा, गैल्वेनी मूलतः गैल्वेनी सेल है जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। संचायक बैटरी क्या है। तो यह जो है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, यानी परिवर्तित कर देती है। और फिर एक संचायक सेल को उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा की प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये सब संचायक सेल है। एक अच्छी संचायक सेल अनेक बार डिस्चार्ज एवं चार्ज के चक्रण से गुजर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण संचायक सेल लेड संचायक सेल होता है और जिसे सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टर में प्रयोग किया जाता है। यह एनोड लेड का बना होता है तथा कैथोड लेड डाइऑक्साइड से भरे हुए लेड का ग्रेड होता है। 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन विद्युत अपघटन का कार्य करता है। समझ में आ गया कि संचायक बैटरी क्या है। संचायक बैटरी जो है विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है और इसके बाद यह मूलतः यह एक गैल्वेनिक सेल है। और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो एक रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करते हैं, यानी परिवर्तित करती है उसी को। और एक संचायक सेल को उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः उसे आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर एक अच्छी संचायक सेल अनेक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद चक्रण से गुजर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण संचायक सेल लेड संचायक सेल होता है या फिर लेड संचायक बैटरी है, जिसे सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर लेड डाइऑक्साइड जो है यह एनोड लेड का बना होता है और कैथोड लेड डाइऑक्साइड जो है से भरे हुए लेड का ग्रेड होता है, जो 38% सल्फ्यूरिक अम्ल एवं विद्युत अपघटन का कार्य करता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या है। वैसा ये सेल जो है कि वैसा सेल होता है जो एक बार पुनः डिस्चार्ज हो जाने के बाद फिर उसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसी को प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ डिफिनेशन से चलेंगे। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं।
तो वैसा सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद उसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसी को प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे में हो गया आपका लेक्लांस सेल, उदाहरण पे चलेंगे, लेक्लांस सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टेइक सेल इत्यादि जितने भी है प्राथमिक सेल है। लेक्लांस सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टेइक सेल, ये जितने भी है प्राथमिक सेल है। ये जो है कि एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा तो पुनः इसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसी को गैल्वेनी ये प्राथमिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर बताएं। अब है कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है और विद्युत रासायनिक सेल क्या है, दोनों में विभिन्नता को बताना है। चलिए देखते हैं। ये जो विद्युत अपघटनी सेल है, यह इस युक्ति का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। विद्युत अपघटनी सेल का उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग, ठीक है। और वही देखिए विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं, तो इस युक्ति का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर यानी परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, तो फर्स्ट था और सेकेंड है आपका कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो होता है वह धनात्मक होता है और कैथोड जो होता है वह ऋणात्मक होता है विद्युत अपघटनी सेल में। वही देखिए विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है आपका वह ऋणात्मक होता है और कैथोड जो है वह धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेल स्थिरांक क्या है? अब जानेंगे सेल स्थिरांक क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। ये जितने भी है सब आपका बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है और ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, सेल स्थिरांक दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा कोई एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ये क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। देखिए दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, दूरी एल हो गया। और किससे एक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड है मानकर चलिए, यहाँ पे आपको फिगर द्वारा समझाते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड है, किसी एक इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी नहीं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी आपका एल हो गया और एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आपका ए हो गया, ठीक है। किसी एक के क्षेत्रफल, एक के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक का ये जो आपका है फॉर्मूला है, सेल स्थिरांक इक्वल इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटे में इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए सेल स्थिरांक इक्वल आपका एल बाई ए, यही हो गया आपका, इसी को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर एकदम सिंपल सा है। और फिर देखेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो आपका सेल स्थिरांक था। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों को समझाए। अब है कि इलेक्ट्रोड विभव, तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जब किसी धातु के छड़ को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में डुबा दिया जाता है। कोई धातु के छड़ को लेते हैं, उसके अपने ही आयन वाले विलयन में डुबा देते हैं, तो इस प्रकार से डुबा दिया जाता है, तब एक विद्युतीय द्वितल का निर्माण होता है जिससे धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब उसे उसके आयन वाले विलयन में डुबाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक द्वितल का निर्माण हो जाता है और उसके बाद विभवांतर उत्पन्न होता है। धातु और विलयन के बीच होता है कि विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गई इलेक्ट्रोड विभव क्या है, कि जब किसी धातु के छड़ को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में जब हम डुबाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक द्वितल का निर्माण होता है और द्वितल के निर्माण होने के बाद उसमें धातु और विलयन के बीच में देखिए यहाँ
ये धातु है, मान लीजिए एक धातु को लेते हैं और यहाँ विलयन को लेते हैं, इन दोनों के बीच में आपका विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो इसी विभवांतर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है कि 1 मोलर सांद्रण और 298 केल्विन ये ताप होता है। देखिए जब धातु आयन का सांद्रण 1 मोलर होता है तथा ताप 298 होता है, तो इस अवस्था में निर्धारित इलेक्ट्रोड के विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सिंपल सी बात है कि धातु आयन का सांद्रण आपका 1 मोलर होना चाहिए, उसके बाद जो धातु आयन का सांद्रण 1 मोलर होना चाहिए और फिर विभवांतर जो है नहीं टेम्परेचर जो है आपका 298 केल्विन होना चाहिए। तो उन दोनों, तो इस अवस्था में निर्धारित इलेक्ट्रोड के विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। अब है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नोट से सूचित करते हैं। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नोट से सूचित करते हैं। अब है मानक हाइड्रोजन विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एसएसी यानी एक इलेक्ट्रोड है जिसका मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोड है जिसका उपयोग जो है वैज्ञानिक द्वारा अर्धशेल विभव के प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक द्वारा अर्धशेल विभव को मापने के लिए किया जाता है। चलिए समझ में आ गई इतनी बात। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं, इसकी इकाई क्या है। मोलर चालकता तो किसी विद्युत अपघटन के, देखिए किसी विद्युत अपघटन के 1 मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। किसी भी विद्युत अपघटन के 1 मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। क्या हो गया? और इसे म्यू से सूचित करते हैं। मोलर चालकत्व जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा इसे क्या से सूचित करते हैं, तो इसे म्यू से सूचित करते हैं। ये आपका म्यू का साइन है, ठीक है, इसे म्यू से सूचित करते हैं। इसका एसआई इकाई ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये सब बात समझ में आ गई, ये सब क्वेश्चन इस प्रकार से और भी क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 7 है किसी घोल की चालकता घोल को तनु करने पर क्यों घट जाती है। किसी घोल की चालकता घोल को तनु करने पर क्यों घट जाती है। तो देखिए आंसर है आपका, चलेंगे इसके आंसर डिफिनेशन के हिसाब से। देखिए किसी घोल की चालकता उसमें आयनों की उपस्थित रहने के कारण होता है। किसी घोल की चालकता उसमें आयनों की उपस्थित रहने के कारण होता है। जितना ज्यादा आयन होगा चालकता उतना ही अधिक हो, यानी कि इसमें मिलाकर क्या कहाँ बात आ रही है कि इसमें चालकता पे आयनों की उपस्थिति पे डिपेंड करता है। इसकी जो घोल की चालकता होती है वह आयन की उपस्थिति पर डिपेंड करता है। चलिए देखिए इसके घोल की चालकता है आयनों की उपस्थिति पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आयन होगा चालकता उतना ही अधिक होगी, ठीक है, उतना ही अधिक होगी। लेकिन क्या हो जाएगा, किसी भी विद्युत विच्छेद का विशिष्ट चालकता, किसी भी विद्युत विच्छेद का विशिष्ट चालकता तनु करने पर गिरता है, क्योंकि आयन प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर कम हो जाता है, इसीलिए चालकता घट जाती है। क्योंकि आयन जो है थोड़ी सी घट जाती है, इसीलिए इसकी चालकता घट जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वैद्युत अपघटन विलयन की चालकता गर्म करने पर क्यों बढ़ जाती है। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन, इसे पहले बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखेंगे, वैद्युत अपघटन विलयन की चालकता गर्म करने पर क्यों बढ़ती है।
जब हम गर्म करते हैं तो इसकी चालकता क्यों बढ़ जाती है, तो इसे देखेंगे। ताप में वृद्धि के साथ आयनों की औसत गतिज ऊर्जा, इसमें कि टेम्परेचर में वृद्धि के साथ आयनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, एक मान होती है, आयनों की गतिज ऊर्जा बिलियन में बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप आयनिक गतिशीलता और वैद्युत चालकता में वृद्धि होती है। जब उसकी औसत गतिज ऊर्जा बिलियन में बढ़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप आयनिक गतिशीलता जो है वह धीरे धीरे वैद्युत चालकता में वृद्धि करती है, यानी कि बढ़ने लगती है, उसे वृद्धि होती है। चलिए, तो इस प्रकार से समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिभाषा लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभाषा लिखे, और किसका किसका लिखना है ये भी देखेंगे। विशिष्ट चालकता, फर्स्ट ए नंबर है आपका विशिष्ट चालकता, फिर है समतुल्य या फिर तुल्यांकित चालकता। तो इन दोनों को देखेंगे बारी बारी से कि विशिष्ट चालकता क्या है और समतुल्यांकित चालकता क्या है। देखिए, विशिष्ट चालकता है आपका किसी पदार्थ की विद्युत संचालन करने की क्षमता को मापने की प्रक्रिया है, इसे चालकता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है कि किसी क्षमता को मापने की प्रक्रिया है, इसे चालकता के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी कि कौन से पदार्थ कितना मौजूद है इसके बारे में जानकारी मिलती है इसे मापने के दौरान। तो इसे प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम भी कहते हैं। विशिष्ट चालकता को प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम भी कहते हैं, यानी कि ये ρ = 1/r, ये हो गया आपका विशिष्ट चालकता। ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी 1/r को विशिष्ट चालकता कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है तुल्यांकित चालकत्व क्या है। किसी वैद्युत अपघट्य के एक मूल की तुल्यांकित चालकत्व या फिर एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को, इसका तुल्यांकित चालकत्व किसे कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को वैद्युत चालकत्व के इसका तुल्यांकित चालकत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा का साइन अब कैसे होता है, ये लैम्डा का साइन है, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। फिर इसका इकाई ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है। ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी इकाई ये आपका इसका इकाई हो गया तुल्यांकित चालकत्व का। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता की व्याख्या करें। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता क्या है इसके बारे में देखेंगे। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रतिरोध को, किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रति प्रतिरोध को की माप को प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। यह विशिष्ट प्रतिरोध के कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ को लेते हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसके धारा के प्रतिरोध की माप को प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट देखेंगे। उस सेल का नाम बताइए जिसे अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रयोग लाया जाता था। उस सेल का नाम बताना है जिसे अंतरिक्ष में प्रयोग में लाया जाता था। तो देखिए, वो आपका ईंधन सेल है। ईंधन सेल का प्रयोग, ये आपका ईंधन सेल है आंसर। तो ईंधन सेल का प्रयोग जो है अपोलो अंतरिक्ष कार्यालय में प्रयोग में लाया जाता था। अब देखिए, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। तो इस युक्ति का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। विद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और फिर विद्युत रासायनिक सेल जो है, इस युक्ति का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट है विद्युत अपघटन के फैराडे के प्रथम नियम को लिखें। विद्युत अपघटन के फैराडे के प्रथम नियम को लिखना है।
देखिए प्रथम नियम क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड, यहाँ देखिए विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं जो होती है वह विलयन में प्रवाहित होने वाली आवेश के सीधा समानुपाती होती है। विलयन में प्रवाहित होने वाली आवेश की समानुपाती होती है, अर्थात m प्रोपोर्शनल q। ये जो आपका हो गया q जो है विलयन में प्रवाहित होने वाली आवेश हो गई और m जो है यह आपका पदार्थ हो गया। ठीक है, तो m इक्वल जेड क्यू। जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे समानुपाती के साइन को हटाते वक्त जेड का प्रयोग करते हैं। जेड एक नियतांक, तो m इक्वल जेड क्यू हो गया। और जहाँ पे जेड है आपका एक नियतांक जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जेड को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। m इक्वल आपका हो जाएगा जेड सी टी। तो जहाँ पे सी आपका जो है विद्युत धारा हो गया और टी जो है धारा प्रवाहित होने में लगी समय हो गया, और एम जो है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं हो गई। और चलिए एक नोट है, मतलब छोटा सा एक नोट है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का एसआई इकाई जो होता है कूलम पर केजी होता है। ठीक है, कूलम पर केजी, C/kg। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट है विद्युत अपघटन के फैराडे के द्वितीय नियम को लिखिए। अब देखेंगे कि विद्युत अपघटन के फैराडे के द्वितीय नियम क्या बोल रहा है। तो यदि श्रेणी में जोड़े गए एक विद्युत रासायनिक विद्युत अपघटन के विलयन से होकर एक ही विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्राएं होती है, देखिए यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए विद्युत अपघटन के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं उनकी तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं होती है उसकी तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। व्याख्या देख लीजिए, माना कि यहाँ पे माना क्यों जाएगा, माना कि मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं क्रमशः m1, m2, m3 डॉट डॉट ऐसे और उनकी तुल्यांकी भार क्रमशः E1, E2, E3 है तो m1/m2 इक्वल E1/E2 समीकरण 1 हो गया। ये आपका तुल्यांकी भार के अनुपात हो गया और ये जो है पदार्थ की मात्रा हो गई। तो m1/m2 इक्वल E2/E1/E2। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर देखेंगे लेकिन फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे का नियम क्या था, m इक्वल जेड सी टी। ठीक है, तो देखिए प्रथम नियम से चलेंगे, फैराडे के प्रथम नियम से, तो m1 इक्वल Z1 CT तथा m2 इक्वल, ये तो m1 हो गया और ये m2 इक्वल Z2 CT। नेक्स्ट प्रोसेस को देखेंगे, चलिए नेक्स्ट है, इसलिए m1/m2 इक्वल Z1 CT/Z2 CT। फिर देखिए m1/m2 इक्वल Z1/Z2 हो गया, यहाँ से CT आपका जो कैंसिल हो गया। ठीक है, m1/m2 और इक्वल में Z1/Z2, ये समीकरण आपका 2 हो गया। और समीकरण 1 एवं समीकरण 2 दोनों से चलेंगे, 1 एवं 2 से देखेंगे तो E1/E2 इक्वल Z1/G2 हो गया। ठीक है, 1 एवं 2 से देख रहे हैं, फिर इसलिए आपका हो जाएगा m1/m2 इक्वल Z1/Z2 इक्वल E1/E2। तो जो पदार्थ की मात्राएं हैं और तुल्यांकी जो भार है और ये जो E1/E2 है, ये तीनों आपका आपस में समान हो गया, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, यही एक इक्वेशन प्राप्त हुआ है। ये फैराडे के प्रथम एवं द्वितीय नियम से ये आपका इक्वेशन प्राप्त हुआ है। इस पे क्वेश्चन भी बनने वाली है न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो वैद्युत अपघटन का उपयोग देखेंगे,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।